तो अब हम लोग उसके आगे बढ़े 11th क्लास में। तो अगला टॉपिक है इस चैप्टर 1 का, यानी कि सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, डिटरमिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट। तो परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट ये फॉर्मूला होता है कि इट्स नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। एक एग्जांपल ले लीजिए। इन H2O mass of hydrogen is equal to M1। यह कितना हो गया? 2 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन ये बराबर M2 और ये बराबर हो जाएगा 16 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो गया? 2 + 16 18 ग्राम हो गया। इसलिए परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल मास और मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। और ये हो जाएगा फिर कितना? 2 ग्राम इनटू 100 बाई 18 ग्राम। यही हो गया 200 बाई 18%। इसी तरह से आप इसमें ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का कैसे निकालिएगा? तो ऑक्सीजन के लिए करना होगा मास ऑफ ऑक्सीजन बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, तो 16 ग्राम बाई 18 ग्राम इनटू 100, तो 1600 बाई 18% हो गया। इस तरह से करके निकलेगा ऑक्सीजन का भी मास। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, तो MkClO3 पोटेशियम क्लोरेट का मास कितना हो जाएगा? ये मास ऑफ द कंपाउंड हो गया। ये हो जाएगा 39.1 प्लस 35.5 प्लस 3 इंटू 16, ये ग्राम हो गया। टोटल कितना हो जाएगा? 39.1 प्लस 35.5 प्लस 48, 122.6 इतना ग्राम हो गया।
मास ऑफ के, इसमें पोटेशियम का मास कितना हो जाएगा 39.1 ग्राम। मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा 35.5 ग्राम। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 × 16 ग्राम यानी कि 48 ग्राम। इसलिए परसेंटेज मास ऑफ पोटेशियम ये कितना हो जाएगा 39.1 बाई 122.6 टोटल मास। ये 39.1 इसका एक पोटेशियम चुकी है, इसके लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 3910 बाई 122.6%। एक ये हो गया। परसेंटेज मास ऑफ क्लोरीन ये हो जाएगा 35.5 बाई 122.6 इंटू 100, ये हो जाएगा 3550 बाई 122.6%। फिर परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन ये कितना हो जाएगा 48 इंटू 100 बाई 122.6, ये हो जाएगा 4800 बाई 122.6%। इस तरह से बनते हैं सवाल। ये परसेंटेज कंपोजिशन का सवाल हो गया। चलिए इसको देख लीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर रहा है। तो चलिए दूसरे प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहले जस्ट एग्जाम्पल देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज ये हो जाएगा C6H12O6। रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये हो जाएगा 6:12:6। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये हो गया 1:2:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज ये हो गया CH2O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास
ऑफ ग्लूकोज ये हो जाएगा 180 U। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज ये हो जाएगा 12 + 2 × 1 + 16 U। ये हो जाएगा 30 U। तो मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180/30। ये हो जाएगा 6। ये 6 हुआ। तो इस रेशियो को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू CH2O। ये हो जाएगा C6H12O6। अब इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम लोग देख लेंगे। देख लीजिए, यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है C6H12O6। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वह 6:12:6 है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1, 1:2:1। ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? CH2O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? देखिए C1H2O1 यानी कि CH2O। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? 180 U। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 30 U। अब n क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज, तो 180/30 ये हो गया 66। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि 6 इंटू CH2O, तो ये हो जाएगा C6H12O6। तो समझ गए क्या चीज इससे क्लियर हुआ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स होते हैं उसका जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, उससे छोटा नहीं होगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एक्चुअल नंबर को शो करेगा। क्लियर हो गया? यही चीज है। देख लीजिए इसको।
empirical formula is the chemical formula representing the simplest ratio of the number of atoms of the molecule. Molecular formula is the chemical formula representing the actual number of atoms present in a molecule. Thus, molecular formula is equal to N into empirical formula, where N is an integer वही जो मैंने बताया था आप लोगों को, उसी को यहाँ पर लिख दिया हूँ, समझे? इसको देख लीजिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। Thus, molecular formula is equal to N into empirical formula, where N is an integer, that is 1, 2, 3, 4, etc. अब एक चीज और आप लोग सीख लीजिए, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक तरीका ये होगा कि दिया हुआ रहेगा वैल्यू, ठीक है, और उस वैल्यू के आधार पर निकाल सकते हैं, नहीं तो अपने से भी क्रिया कर सकते हैं। देखते हैं, determination of the relative number of moles.
तो रिलेटिव नंबर ऑफ moles of an element is equal to percentage mass of the element by atomic mass of the element. ठीक है। अब यदि हम कहें कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका सबसे पहले कंपोनेंट निकालिए और कंपोनेंट निकालने के बाद उसका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैसे होगा देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोलेकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 प्लस 3 into 16। देखिए, यदि हम कोई यूनिट नहीं दे रहे हैं, यूनिट दे रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहां आ रहा है आपका 100, ठीक है। 100 U यदि हम दे देंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहां U नहीं देते हैं, इसका मतलब यह हो जाएगा कि वह रिलेटिव नंबर ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शो कर रहा है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है कि इसका यूनिट जो AMU या U ये दिया जाता है, ये नहीं दिया जाता है, ठीक है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो 100 हम करने दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो ये जस्ट लिखा जाता है। ये है क्या? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब रिलेटिव टर्म नहीं दिए हुए हैं, समझे, सीधा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोई सब्सटेंस दिए हुए हैं और उसके साथ U दिए हुए हैं या AMU दिए हुए हैं, तो समझिए कि असल में वो मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन यदि वो नहीं दिए हुए हैं तो समझिए कि वो रिलेटिव है। अब रिलेटिव टर्म नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए किसी किसी बुक में देखिएगा कि वो केवल ऐसे ही लिख करके छोड़ दिया, कोई यूनिट नहीं दिया, तो कोई यूनिट नहीं दिया मतलब कि वो रिलेटिव है। लेकिन रिलेटिव टर्म अब लिखने की परंपरा हट सी गई है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट मास ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, यह कितना हो जाएगा? 40 मास ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा 12 मास ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा 48, ठीक है। इसलिए परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम ये हो जाएगा 40/100 into 100, तो ये हो गया 40%। परसेंटेज मास ऑफ कार्बन ये हो जाएगा 12/100 into 100, ये हो गया 12%। परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएगा 48/100 into 100,
48%। तो परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम कितने हो गया 40%, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन हो गया 12%, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया 48%। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंट, वही फॉर्मूला यूज कीजिए, परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास, ये हो जाएगा 40/40, ये हो गया 1। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ये हो जाएगा 12/12, ये हो जाएगा 1। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 48/16, ये हो गया 3। ये चला, ये क्या हो गया, ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो यहाँ तो हमने निकाला, बाय द वे यदि यहाँ पर आपको पहले से दिए हुए रहे 40 की जगह पर 60 कर देता है, 12 की जगह पर 24 कर देता, 48 की जगह पर 96 कर देता, तो क्या करते हैं उसी तरह से आपको यदि परसेंटेज दिया हुआ रहता तो फिर यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से जरा इसको देख लीजिए, इस तरह से बनता है। अगले रोज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब चीज हम लोग अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।